पर बीजेपी नजर आ रही थी कि यहाँ से तो कोई फाइट है ही नहीं, यहाँ से तो कोई टक्कर है ही नहीं, उस पर मैं आपका रिएक्शन लूँ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी, मोहनलालगंज से बीजेपी के कौशल किशोर पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। बस्ती से बीजेपी के हरीश द्विवेदी फिलहाल रुझानों में पीछे चल रहे हैं। कौशाम्बी से बीजेपी के विनोद सोनकर पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। देखिए, उन्नाव से भी बीजेपी के साक्षी महाराज पीछे चल रहे हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी फिलहाल पीछे है, उन्नाव से तो कहीं कहीं ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने लिए कोई टक्कर सोची नहीं थी, लेकिन वहां पर भी एक बहुत बड़ी टफ फाइट का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। चाहे वो मोहनलालगंज हो, अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र हो, या फिर स्मृति ईरानी की अमेठी का जिक्र कर लें, तो ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसको क्या कैसे समझा जाए वो हम जिक्र करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। भगत सिंह तोंगड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मनीष अग्रवाल जी, अब आपका रुख करते हुए, क्योंकि मैंने आधे घंटे समझा है भगत सिंह तोंगड़ साहब से कि सीटों का आकलन इसको किस तरीके से देखा जाए। मनीष अग्रवाल जी, अमेठी से स्मृति ईरानी का पीछे होना, रायबरेली से राहुल गांधी का बड़े मार्जिन से आगे होना, वायनाड से भी राहुल गांधी आगे हैं, इसका जरा आकलन कीजिए, क्या फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? और अगर ये आगे बढ़ती है काउंटिंग या काउंटिंग आगे बढ़ती है राउंड्स की, तो कितनी तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, रायबरेली और वायनाड से तो राहुल गांधी को जीतना था, ये तो हम पहले से जानते थे कि रायबरेली सीट पे राहुल गांधी से जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्या अंतर होता है रायबरेली पे मार्जिन का? पिछली बार सोनिया गांधी जी 1.5 लाख वोट से जीती थी, तो हमें ये शाम तक पता चलेगा कि क्या अंतर रहता है इस बार राहुल गांधी के जीतने का। दूसरे, अमेठी में स्मृति ईरानी का ट्रेल करना बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने वहां पे अपना निवास भी बनाया है और उन्होंने जो जनता के लिए काम हो सकता था वो काम करने की पूरी कोशिश करी है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो बीजेपी के लिए यूपी में तो मुझे लगता है आज ये इंट्रोस्पेक्शन का समय शुरू हो चुका है, क्योंकि जितने ट्रेंड्स हम देख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेंड्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए। बीजेपी अपनी पुरानी जो स्थिति है 2019 वाली। चलिए मनीष अग्रवाल जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि पल पल की जानकारी देना भी हम अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले। नैनीताल से खबर, जहां पर 1,10,000 वोटों के साथ, बड़े अंतर के साथ बीजेपी के अजय भट्ट यहां पर आगे चल रहे हैं। तो नैनीताल से 1,10,000 वोटों के साथ अजय भट्ट जो हैं वो फिलहाल इस सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। यूपी की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, उत्तराखंड से कौन आगे चल रहा है वो भी हम लगातार बता रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी, आप बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अमेठी से जो लीड में है कांग्रेस, ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, 5 साल उन्होंने काम करा था। पिछले साल वो 2019 में जीती थी, 14 से उन्होंने तैयारी शुरू करी थी, 14 में भी वो बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा यूपी ही बीजेपी के लिए इस समय इंट्रोस्पेक्शन का समय लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है। जैसा हम आपके चैनल पे देख पा रहे हैं, 40-40 सीटों का दोनों पार्टियों को लाभ है। अभी सेकेंड राउंड की काउंटिंग कह रहे हैं, जितना हमें पता चल रहा है कि 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी अभी 5,000 से कम वोट से लीड कर रही है। तो सेकंड और थर्ड फेज की काउंटिंग में 7 फेज तक काउंटिंग जाती है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर आपका बड़ी जानकारी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। गाजीपुर में सपा के अफजाल अंसारी भी 2,215 वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। गाजीपुर से, हालांकि गाजीपुर में बहुत ही टफ फाइट देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि देखिए अंसारी बैकग्राउंड का यहाँ पर एक प्रभाव रहा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाव होगा जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव से मुक्त ये चुनाव होगा। लेकिन अफजाल अंसारी के आगे ये चुनौती है कि क्या वो अपने पिता यानी मुख्तार अंसारी के प्रभाव को यहाँ पर कायम रख पाते हैं, बरकरार रख पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती अफजाल अंसारी के आगे होने वाली है। तो फिलहाल अफजाल अंसारी का जो अंतर है वो बेहद कम है, 2,215 है। तोंगड़ जी के पास मैं आना चाहूंगी। तोंगड़ जी, ये जो आप टफ फाइट का लगातार गाजीपुर में जिक्र कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पहली बार होने जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके प्रभाव से मुक्त ये चुनाव,
और बड़ा चुनाव है, तो लिहाजा अफजाल अंसारी के लिए उस प्रभाव को, उस इम्पैक्ट को बरकरार रखने की भी चुनौती रहेगी। भगत जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मुझे लगता है कि शायद म्यूट कर लिया है। ओके ओके हाँ, ओके, आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एनालाइज है, अफजल अंसारी अपना जो ना पुराना वजूद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी इसमें जो योगी फैक्टर जो आया है दबंगइयों को बैकफुट पे डालने का, इसमें अगर देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड मामला नजर आ रहा है। इसमें जाति समीकरण और समुदाय समीकरण का यहाँ पर मेल जोल हो रहा है। आप देखेंगे पार्श्वनाथ इनके सामने खड़े हुए हैं, जो ये एनडीए से हैं। पार्श्वनाथ और अफजल अंसारी का एक कड़ा मुकाबला रहेगा। और देखिए अभी थोड़ा समय है, क्योंकि अंतर ज्यादा नहीं है, 2000 वोटों का अंतर है, और अभी समय हो सकता है कि बीजेपी इसमें बढ़त बना ले, क्योंकि योगी फैक्टर को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया है, योगी ने प्रशासनिक व्यवस्थाएं अच्छी की है, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मजबूत किया है, पुलिस प्रशासन वहां पर अच्छी तरीके से काम किया है, तो इसको भी नहीं नकारा जा सकता। हो सकता है कि आधा घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर रुझानों में बदलाव आएगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त हासिल कर सकती। ठीक है, इसी पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी मनीष अग्रवाल जी का। मनीष जी, गाजीपुर में टफ फाइट है या नहीं, आप अभी मान रहे हैं, या फिर आपका ये कहना है, या फिर आपके आकलन के अनुसार अभी जैसे थोड़ा और काउंटिंग होगी या फिर मतगणना होगी तो थोड़ा और इंतजार करना होगा, ये जल्दबाजी होगी ये कहना कि यहाँ पर टफ फाइट हो सकती है? देखिए, 2000 वोट का मार्जिन, 1000 वोट का मार्जिन कोई लीड नहीं होती है हाँ, जब तक कि बिल्कुल। लीड 10 से 15 हजार वोट से ऊपर ना जाए। क्योंकि एक ईवीएम मशीन में 1500 से 2000 वोट औसतन होते हैं, तो एक ईवीएम मशीन की हेरफेर से ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा लार्जर विषय कहना चाहूंगा। 2005 के बाद ऐसा लगता था कि भारत में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि फिर वो पॉलिटिक्स में री एंट्री हो गई है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की। अगर आप राजस्थान के चुनाव देखो, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट देखो, राजस्थान के रिजल्ट देखो, हरियाणा के रिजल्ट देखो, आंध्रा के रिजल्ट देखो, थोड़ा सा महाराष्ट्र के रिजल्ट देखो, तो ऐसा लग रहा है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की री एंट्री हो गई है। और लोगों के मन में जो संशय आया था, वो बीजेपी को संविधान का संशय, आरक्षण का संशय, आज के बाद, सरकार बनने के बाद, उसको लोगों से दूर करने की भरसक कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों के मन में जो डाउट आ गया था, वो अब लग रहा है कि वोटों के आधार पर घर कर गया है। लेकिन एक चीज हमें और कहनी चाहिए कि आज कम से कम इंडिया गठबंधन को ये मानना पड़ेगा कि ये जनतंत्र की विजय है। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, आप बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका। इसी बीच अलीगढ़ से बीजेपी के सतीश गौतम आगे चल रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। अनुप्रिया पटेल लगातार मिर्जापुर सीट से पीछे चल रही है, लेकिन इसका फैक्टर क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से आगे चल रही है। मनीष अग्रवाल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, ये अनुप्रिया पटेल का अपनी मिर्जापुर सीट से पीछे चलना, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? क्या इसका बड़ा फैक्टर क्या है? क्या जो हमने एन समय पर अनुप्रिया पटेल वर्सेस राजा भैया के बीच में जो बयानबाजी देखी, फिर उसे डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई, और ये जो हमने देखा है कि एन समय पर जो मुद्दे थे वो भी बदले थे, तो यहाँ पर वोट पोलराइजेशन का फैक्टर भी आप देख रहे हैं क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो अनुप्रिया पटेल जी और राजा भैया के बीच में बयानबाजी हुई थी, मुझे लगता है अनुप्रिया पटेल जी को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और उन्हें आगे बड़े नेताओं की तरह ये सीखना पड़ेगा कि चुनाव हो या कभी भी हो, इस तरीके की बयानबाजी जो है आपको चुनाव में बैकफायर कर सकती है। राजा भैया उस बेल्ट में, प्रतापगढ़ कुंडा की बेल्ट में एक अच्छा फैक्टर है, उनको नजरअंदाज नहीं करा जा सकता। उनके पास यूपी की विधानसभा में इस समय विधायक हैं, और वो अपनी पार्टी लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने नाम का प्रतिनिधित्व लेके चलते हैं, उनके पास एक पार्टी है जिसकी उन्होंने संरचना कर रखी है। तो इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। और आखिरी समय में भी बीजेपी राजा भैया को अपने पक्ष में नहीं ला पाई थी। जैसे जौनपुर में धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, तो मुझे लगता है मिर्जापुर में इसका असर हमें देखने को मिल रहा है। और अपना दल के लिए ये थोड़ा सा इवेल्युएशन का समय है, क्योंकि अपना दल पिछली बार भी 2 सीटें ही जीता था, और अपना दल की इस समय अनुप्रिया जी शीर्ष नेता है, और वो भी यूनियन कैबिनेट में एक मिनिस्टर थी। तो उन्हें ये भी एक्चुअलाइज करना पड़ेगा कि भाई वो सरकार के साथ भी थी, और ये उनकी कोर बेल्ट है। लेकिन मैं फिर आपसे यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पीडीए गठबंधन ने जो राज्यसभा चुनाव के वक्त गलती करी थी,
अगर अखिलेश यादव जी उस समय पल्लवी पटेल जी को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते, तो मुझे लगता है आज ये निर्णय में कुछ और चौंकाने वाले बदलाव दिखते। तो पक्ष और विपक्ष दोनों को ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गलतियां दोनों से हुई हैं। हम्म। अनुप्रिया जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था राजा भैया के लिए कि हम्म। कन्फ्रंटेशन आए, और पीडीए गठबंधन को, अखिलेश यादव को, पल्लवी पटेल जी को लोकसभा चुनाव तक अपने पास रिटेन करना चाहिए था, तो शायद कुछ और चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते थे। अच्छा, अब पूर्वांचल में पूरी कोशिश बीजेपी ने की थी, एनडीए ने की थी कि जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो विकास के मुद्दों को हम बात करें, यहाँ पर हम आगे क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की उसको लेकर हम बात करें, यहाँ पर हम किस तरीके से लोगों का विकास करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे उसको लेकर हम, और गुंडा राज खत्म करना, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को और ज़्यादा दुरुस्त करना, उन तमाम पहलुओं को लेकर यहाँ पर कोशिश की गई थी कि हम मुद्दा उठाए, यानी बीजेपी मुद्दा बनाए। लेकिन यहाँ पर क्या इस बार भी ये जो फिलहाल रुझान आप देख रहे हैं, जैसे घोसी सीट से जो रुझान सामने आ रहे हैं, गाजीपुर सीट से जो रुझान सामने आया है, इसको लेकर क्या आपका आकलन ये कहता है, इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी यूपी से इस वक्त की। यूपी में बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, पहले 43 का ये आंकड़ा था और अब 39, समाजवादी पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। यूपी में आरएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, पार्टी वार तरीके से हम आपको बता रहे हैं इस वक्त यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां यूपी में बीजेपी 39 सीटों पर बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। 29 सीटों पर समाजवादी पार्टी, और देखिए बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक टफ फाइट यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है एक दूसरे को, तमाम दल और तमाम पार्टियां। आरएलडी 2 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, और ज्यादा रोचक और दिलचस्प ये मुकाबला हो जाता है यूपी में। एक तरफा मुकाबला, इसे कहीं से कहीं तक कहा नहीं जा सकता। हालांकि अभी फिलहाल रुझान है, और पल पल जब रुझान आते हैं, जब काउंटिंग आगे बढ़ती है, जब मतगणना आगे बढ़ती है, तो पल पल एक एक सीट पर जो पूरे रुझान है वो तब्दील होते हैं, वो बदल जाते हैं। मनीष अग्रवाल जी, आप अपना अब बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल ये था कि पूर्वांचल में मुद्दों को तवज्जो देने की कोशिश की गई, क्या यहाँ पर आप जातीय फैक्टर ही फिर से देख रहे हैं? जी, मुझे ये लगता है कि जातीय फैक्टर ने इस बार यूपी के और भारत के चुनावों में रिवाइवल कर लिया है। जातीय फैक्टर कहीं ना कहीं हर जगह हावी दिख रहा है। देखिए, 29 सीटें अखिलेश यादव की और 8 सीटें कांग्रेस की, 37 सीटें हैं। अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सीट नगीना वाली होगी जो अन्य में है, चंद्रशेखर जी वाली, वो मुझे लगता है अन्य में उनकी सीट होगी। उनकी सीट पे भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। लेकिन जो हमारा लार्जर विषय है, वो हमें ये समझना पड़ेगा कि विकास के संग हमें जातिगत समीकरणों को भी बांध के चलना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है जातिगत समीकरणों को बांधने में इस बार सफल रहा है, और उसका प्रदर्शन उसी आधार पर दिख रहा है। हाँ, एक देखने वाली चीज ये होगी कि बीजेपी की भी और समाजवादी पार्टी की भी कौन सी ऐसी सीटें जो कि 5,000 वोट से कम मार्जिन में चल रही है, क्योंकि 5,000 वोट से कम मार्जिन वाली जो सीटें होती हैं वो हर राउंड में इधर से उधर हो सकती है, और उनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब जी जी, उनमें कभी भी कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि 1 या 2 ईवीएम से हमें इतने वोट मिल जाते हैं, तो ये बदलाव आ जाता है। जैसे अभी मैं देख रहा था कि मोहनलालगंज सीट पे पीछे चल रही है बीजेपी, लेकिन मोहनलालगंज सीट पे जब हमने पता करा तो ये पता चला कि सरोजनी नगर जो है, जो बीजेपी का कोर एरिया है, वहां के अभी बैलेट बॉक्सेस नहीं खुले हैं। तो कभी कभी इस आधार पे भी पार्टी अपना सर्वेक्षण करती है कि जितनी विधानसभाएं एक लोकसभा में आती हैं, उसमें किन विधानसभाओं की इस समय काउंटिंग हो रही है और कौन सी विधानसभा बाकी है। तो उतना ज्यादा डिटेल्ड डेटा अभी हर सीट का हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता। विधानसभा वार तरीके से भी हर एक का अपना एक प्रभाव होता है, लिहाजा वहां पर एक वोट बैंक निर्धारित किया जाता है हर एक दल का। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अब पूरी काउंटिंग आगे बढ़ेगी, वैसे ही कुछ साफ तौर पर कहा जा सकता है। ठीक है, मैं तोंगर जी के पास आना चाहूंगी। तोंगर जी, ये जो हमने आंकड़ा अभी बताया है 29, 38 सीटें, फिर उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि दावे ये किए गए थे एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि हम तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और 80 नहीं तो कम से कम उम्मीद ये जताई जा रही थी कि 66-62 तक के करीब तो बीजेपी पहुंच सकती है, एनडीए पहुंच सकता है यूपी में। फिलहाल ये जो आंकड़ा है, आप अगर ये मान लीजिए कि अगर इसी से कुछ आगे पीछे 2-4 सीटें हो जाती हैं और यही नतीजों में तब्दील हो जाता है, तो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर क्या आप मानते हैं
विपक्ष का भी बताइए और साथ ही साथ एनडीए का भी। जी जी, ये जो आंकड़े हैं वो जो ना फिर इसके बाद में क्या होगा, 2-3 सीटें और आगे पीछे हो सकती है। इसमें क्या होगा, फिर मंथन की स्थिति शुरू होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ना पूर्वांचल का जो जातीय समीकरण है, ओबीसी 50% है उसमें, और जो दलित है 21% और मुस्लिम 20% है। तो ये जो सारा जो मैप तैयार हुआ है वो जातीय समीकरण पर मैप तैयार हुआ है। विकास के मुद्दे तो हुए हुए हैं, साथ में इंडिया गठबंधन में जातियों को भी, जाति समाज, जो जाति समीकरण को समझा है, और दलित समाज, आदिवासी समाज और एसटी, एससी सबको उन्होंने साथ में लिया है। कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो ये जो जातीय समीकरण को एनडीए गठबंधन नहीं भाप पाई, जिस वजह से बहुत सारी सीटों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। क्योंकि ठीक है। सपा इसमें आगे रही है, 37 यानी कि मोर देन 30 सीट्स सपा ले पाई है, और कांग्रेस भी 8 या 10 सीट पर वहां पर पहुंच जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, और ठीक है। ये मंथन की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे एनडीए के लिए, कि इतना बड़ा बदलाव और इतना बड़ा डिफरेंस जो आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी चूक हुई है, जिस तरीके से वो तो अगर यही चुनावी, ज्यादा अगर यही रुझान जो है अगर वो तब्दील भी होते हैं, तो यानी कि ये मान लिया जाए कि यूपी की जनता एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है, और ऐसे में शुरू होगा दौर मंथन का।